जैसा कि आज जो आपका रेलवे जेई का 19 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 19 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुकेश गरवा हो गए जो कि आपके झारखंड के रहने वाले, इसके अलावा अविनाश कुमार, इसके अलावा और अन्य कैंडिडेट जिन्होंने भी टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है ना टेलीग्राम पर जो वो क्वेश्चन भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है ना हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रह रहा है ना कि सर क्वेश्चन जो है आपके मिक्स आ रहे हैं या फिर आपका मतलब कि टॉपिक जो मतलब कि टॉपिक वाइज आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना ये आपके मिक्स्ड आ रहे हैं, यानी कभी आपका मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, कभी आपका रीजनिंग का दे दिया जा रहा है, कभी आपका करंट अफेयर्स का दे दिया जा रहा है, कभी आपका साइंस का दे दिया जा रहा है, यानी क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये आपके मिक्स्ड आ रहे हैं। तो अब देख लेते कि 19 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है ना किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो है ना ये कौन है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को जो है ना ये आपका 15 मई 2025 में जो है ये आपका यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी डॉक्टर अजय कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष बनने से पहले जो है ना ये किस रूप में आपके कार्यरत थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अगस्त 2019 से जो है ना अक्टूबर 2022 तक जो है भारत के रक्षा सचिव के रूप में जो है आपके कार्य किए थे। और डॉक्टर अजय कुमार ने जो है ये किसका स्थान लिए है, तो ये आपके जो है प्रीति सूदन का जो है ना ये आपका स्थान लिए है। यानी डॉक्टर अजय कुमार से पहले जो आपके यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके प्रीति सूदन थे और इनका जो कार्यकाल है ये आपका अप्रैल 2025 में जो है ये आपका समाप्त हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधान की बात कर ले तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत जो है ना यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना जो है ना ये कब आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत में जो पहली जनगणना है ना ये आपका वर्ष 1872 में जो है आपके मेयो के कार्यकाल में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका सिर्फ मतलब कि जनगणना के बारे में पूछा गया था जो कि आपका पहली बार किया गया था। जब आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाए ना कि भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित जो जनगणना है ना ये किस वर्ष में करवाया गया था, तो ये भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित जो जनगणना है ना ये आपका वर्ष 1881 में जो है रिपन के कार्यकाल में जो आपका करवाया गया था। और तब से मैं आपको बता दूं कि आपके प्रत्येक 10 साल में जो है ये आपका जनगणना जो है आपका आयोजित किया जाता है। वहीं अगर स्वतंत्र भारत की यानी आजादी के बाद पहली जनगणना जो है ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका 1951 में जो आपका किया गया था। और किस एक्ट के तहत, तो आपका 1948 एक्ट के तहत जो है ना ये आपका करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले जो आपका हुआ था 2011 वाला, ये अगर पूछा जाए तो ये आपका 15वीं जनगणना था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए तो ये आपका 7वीं जनगणना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका पुस्तक से भी जो वो देखने को मिला था ये था कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना मैं आपको बता दूं कि आपके पीएस रमन के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और पीएस रमन जो कि आपके तमिलनाडु के जो है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के जो है ना
पूर्व उपाध्यक्ष भी जो आपके रह चुके हैं। तो ऑप्शन सी PS रमन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें कि ये जो आपका पुस्तक है ये किस विषय पर आपका आधारित है, तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपका IPL की जो सबसे प्रसिद्ध टीम है, ये आपका चेन्नई सुपर किंग की यात्रा, उसके शुरुआती वर्षों के संघर्ष, कानूनी आपके लड़ाइयों और 2 साल के प्रतिबंध के बाद की जो है ना शानदार वापसी की अनकही कहानियों को जो है ये आपका उजागर जो आपके करती है। और विमोचन की बात कर ले तो देखिए इस पुस्तक का आधिकारिक जो विमोचन है ना, ये मार्च 2025 में जो है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति में जो है ना चेन्नई में जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि 1960 के दशक की ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के दौरान जो है ना भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उपज वाली गेहूं की किस्में जो है ना ये कौन सी थी, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1960 के दशक के मध्य में जो है भारत ने नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जो है ना मैक्सिको में विकसित गेहूं की बौने किस्मों का आयात जो आपका किया था। और इसमें आपका सोनेरा 64 और लार्मा रोजो जो है ना मतलब कि ये जो आपका प्रमुख जो आपका रहा था। और भारतीय वैज्ञानिक जैसे कि आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने जो है ना इन मैक्सिकन किस्मों को जो है भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर जो है ना कल्याण सोना और सोनालिका जैसी संकर किस्में जो आपका विकसित किए थे। और इन बीजों ने जो आपके क्या तो सिंचाई और उर्वरकों के साथ जो है ना मिलकर गेहूं के उत्पादन में भी जो है ये आपका भारी वृद्धि जो वो किया था, जिसे आपका व्हीट रेवोल्यूशन यानी गेहूं क्रांति के नाम से भी जो है ना ये आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका हरित क्रांति के दौरान जो है ना भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उपज वाली जो गेहूं की किस्में थी ये कौन सा था, तो आपका कल्याण सोना और सोनेरा 64 था। तो ऑप्शन में आपका सोनेरा 64 आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर हरित क्रांति के मुख्य तथ्य की बात कर ले तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ना ये आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो आपका जाना जाता है। वहीं अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जो है ना ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो आपका जाना जाता है। और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य अगर पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य जो है ना आपके हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित हुए थे, तो आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ना ये सबसे अधिक जो आपके लाभान्वित हुए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका साइंस में फिजिक्स से देखने को मिला था कि यदि एक सीधे धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को जो है ना आपका दोगुना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन भी आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके भौतिक विज्ञान के नियम जो कि आपके बायोट-सैवर्ट लॉ है ना, इस नियम के अकॉर्डिंग जो है आपके किसी सीधे लंबे चालक तार के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है। आप यहाँ पे मतलब देख सकते हैं जो आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना ये आपका इस नियम के अकॉर्डिंग आपका बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये आपका जो है विद्युत धारा यानी आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ ना कि यदि आप करंट को बढ़ाएंगे तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ना वो आपका बढ़ेगा क्योंकि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि आपका धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न होने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगी ना यानी जो आपका इंटेंसिटी होगा ये भी आपका जो वो दुगना हो जाएगा। और दूरी का प्रभाव इस पर क्या होगा, तो देखिए ध्यान रखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दूरी होगी ना ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो ये आपका दूरी का जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी तार से दूर जाने पर जो क्षेत्र होगा ना ये आपका क्या होगा, तो ये आपका कमजोर होता जाएगा क्योंकि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे आपका निष्कर्ष ये निकल रहा है ना कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है ये आपका सीधा संबंध होने के कारण जो है करंट को डबल करने पर चुंबकीय शक्ति भी जो है ना ये आपका डबल हो जाती है। तो यही जो आपसे पूछा गया था। तो डबल किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिर पॉलिटी से देखने को मिला था कि यदि लोकसभा में आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना तो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के अनुसार जो है ना मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है ये आपके लोकसभा के प्रति जो है आपके उत्तरदायी होते हैं। इसका कहने का अर्थ ये हुआ ना कि वे एक साथ आपके तैरते हैं और एक साथ ही जो है ये आपका डूबते हैं। और यदि
लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता ना, तो आपका ये माना जाता कि सरकार ने जो है सदन का विश्वास जो है आपका खो दिया है, और ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को जो है ना अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को जो है आपका सौंपना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है ये आपका केवल लोकसभा में ही जो आपका पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए कम से कम जो है ना 50 सदस्यों के समर्थन की भी जो ये आपका आवश्यकता जो आपके पड़ती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि यदि सरकार इस्तीफा दे देती है और कई अन्य दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है ना, तब राष्ट्रपति लोकसभा को आपके भंग कर सकते हैं, या फिर नए चुनाव का मार्ग भी जो है ये आपका प्रशस्त होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो क्या होता है, तो ये आपका पूरी मंत्रिपरिषद को जो है ना आपका इस्तीफा जो आपका देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका के भीतर लिपिड यानी वसा का निर्माण जो है ना मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका कोशिका का आपका वह हिस्सा होता है जना जो कि लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण के लिए जो है ये आपका जिम्मेदार होता है। और इसके महत्व की बात कर लेते तो देखिए जंतु कोशिका में लिपिड जैसे स्टेरॉइड हार्मोन मुख्य रूप से जो है ना ये आपके सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जो है ये आपके संश्लेषित होते हैं। और ये जो आपका कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए भी जो है ना ये आपका आवश्यक लिपिड जो आपका प्रदान करता है। यानी अगर बात कर ले कि कोशिका के भीतर लिपिड का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसकी सतह पर आपके राइबोसोम होते हैं, इसलिए आपका मुख्य रूप से जो है ना आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो आपका किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं, इसे आपका कोशिका का जो है आपका पावर हाउस जो आपका कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है ना आपका एटीपी यानी ऊर्जा के रूप में जो है कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है आपका करता है। लाइसोसोम की बात करें तो देखिए लाइसोसोम को जो है ना ये आपका सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि इनमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन जो आपके करते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए 1932 में जो आपका पूना पैक्ट हुआ था ना गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य, इसके संबंध में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे हूबहू जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो गांधी जी इस समझौते के लिए मान गए थे, ये तो आपका सही कथन दिया गया है। दलित वर्गों की सीटों बढ़ा दिया गया था इसमें, तो ये भी आपका सही कथन दिया गया है। यह समझौता अरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया पूना पैक्ट के बारे में। लेकिन एक कथन आपका दिया गया था कि भीमराव अंबेडकर ने जो है ना इस हस्ताक्षर करने से जो आपका मना कर दिया था, जो कि आपका गलत जो आपका दिया गया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच ही जो है ना ये आपका ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जो कि आपका 24 सितंबर 1932 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर हस्ताक्षर जो है आपके किए थे। और इसकी पृष्ठभूमि आपकी क्या रही थी, तो देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचांट के विरोध में जो है ना गांधी जी ने जो है अनशन किया था, जिसके बाद जो है आपका समझौता हुआ था। और इसी समझौते के तहत जो है ना दलित वर्गों के लिए जो है अलग निर्वाचक मंडल की मांग भी जो है आपका छोड़ दी गई थी, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में उनकी सुरक्षित सीटें जो है ना 71 से बढ़ाकर जो है ये आपका 147 जो आपका कर दिया गया था। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, इसके तहत लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर जो है ना पुनः कितने वर्ष कर दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के दौरान 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने जो है ना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना आपका 6 वर्ष जो आपके कर दिए थे। लेकिन 1977 में जब आपका जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी ना, उसके बाद आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है इस बदलाव को जो है आपका उलट दिया गया था, और फिर से आपका कार्यकाल को वापस जो है ना ये 5 वर्ष के लिए जो आपका कर दिया गया था। और तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए अनुसूचित बदलावों को हटाना और लोकतांत्रिक मर्यादा का जो ये आपका बहाल करना था। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को भी जो है ना
ये मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है इसे एक आपका कानूनी अधिकार जो है ये आपका बना दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है आपका रखा गया, जो कि आपका एक कानूनी अधिकार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को जो है ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान जो आपका कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो इसे आपका 42वें संविधान संशोधन की विकृतियों को सुधारने के लिए जो है आपका लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता था कि किसी तत्व की जो एटॉमिक नंबर है ना यानी परमाणु संख्या जो है मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परमाणु संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए किसी परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को जो है ना उस तत्व की परमाणु संख्या जो है आपका कहा जाता है। और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को जो है आपका जेड से जो आपका डिनोट किया जाता है। और परमाणु संख्या जो है ना किसी तत्व की जो है ये आपका यूनिक पहचान होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए यदि परमाणु संख्या 6 है तो हमेशा जो है ना ये परमाणु संख्या किसका होगा, तो आपका कार्बन का ही होगा। यानी आपका परमाणु संख्या जो है किसी तत्व का ये आपका यूनिक पहचान होती है। और अगर अदर ऑप्शन की बात कर ली जैसे कि आपका न्यूट्रॉन की संख्या आपका दिया गया था, तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना ये आपका अलग अलग होने पर जो है ये आपका आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक बनते हैं, लेकिन इसके परमाणु संख्या जो है आपका नहीं बदलती है। ऑप्शन बी में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया था। तो देखिए आयन बनने पर जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपका बदल जाती है, जबकि परमाणु संख्या जो आपका स्थिर रहता है। ऑप्शन डी में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग दिया गया था। तो देखिए इनके योग को जो है ना आपका मास नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान जो आपका कहा जाता है, परमाणु संख्या इसे नहीं कहा जाता है। यानी परमाणु संख्या मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन की संख्या से जो आपका निर्धारित होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि यदि 1 एम मीटर की जो रीडिंग है ना ये आपका अचानक बढ़ जाती है तो इसका जो संभावित कारण है ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ ये आपका क्या होता है, तो ये आपका V = IR होता है। और इसके अनुसार जो है ना विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पे संबंध भी देख सकते हैं। आई जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, तो ये आपका प्रतिरोध का है। और यदि वोल्टेज आपका स्थिर रहता है और सर्किट का जो प्रतिरोध होता है ना ये आपका कम होता है, तो सर्किट में बहने वाली जो धारा होगी ना ये आपका बढ़ जाएगा, जिससे एमीटर की जो रीडिंग भी होती है ये भी आपका बढ़ जाता है। और अक्सर मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियों में जो प्रतिरोध है ना ये लगभग आपका शून्य हो जाता है, जिससे करंट की मात्रा भी जो है ना ये आपका तेजी से जो आपका बढ़ती है। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ली जैसे कि ऑप्शन में आपका प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी जो आपका बढ़ गया था ये आपका दिया गया था। तो ये प्रतिरोधकता बढ़ने से प्रतिरोध भी जो है ना ये आपका बढ़ेगा, जिसके कारण करंट जो है आपका कम हो जाएगा, ना कि आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज कम हो गया है, ये ऑप्शन सी में आपका दिया गया था। तो देखिए ओम्स के नियम के अनुसार वोल्टेज कम होने पर करंट भी जो है ना ये आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका करंट और वोल्टेज होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि यदि 1 एमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है ना तो इसका जो संभावित कारण है ये क्या होगा, तो प्रतिरोध जो ये आपका कम हो गया है, ये जो आपका संभावित कारण होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में जो है ना भारत कुल कितने देशों में से जो है 105वें स्थान पे जो आपका रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 का जो है ये आपका अक्टूबर 2024 में आपका प्रकाशित किया गया था। और भारत 2024 में ये आपका 105वें पायदान पे रहा था। और भारत टोटल 127 देशों की सूची में जो है ना ये आपका 105वें स्थान पे जो आपका रहा था। तो टोटल देशों का पूछा गया था, तो ऑप्शन सी 127 देश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत का स्कोर पूछा जाए क्या रहा था, तो देखिए भारत का जो 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्कोर है ना ये आपका 27.3 जो आपका रहा था, जिसे आपके भुखमरी के सीरियस यानी गंभीर स्तर के रूप में जो आपका वर्गीकृत किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि वैश्विक जो भुखमरी सूचकांक है ना ये किसके द्वारा जो आपका प्रकाशित या फिर जारी किया जाता है, तो देखिए ये जो आपका सूचकांक है ये आपका प्रतिवर्ष आयरिश एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका जारी किया जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कितने आपके प्रमुख संकेतक है, तो ये आपके 4 प्रमुख संकेतक हैं। और वो कौन कौन से, तो एक आपका अल्प पोषण है, सेकंड आपका बाल कुपोषण है, थर्ड आपका बाल अविकसित है, और फोर्थ जो आपका बाल मृत्यु दर है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आया था कि वाशिंग सोडा, जिसे आपका धावन सोडा भी कहा जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए वाशिंग सोडा का आपका एक ऑप्शन में रासायनिक सूत्र आपका दिया गया था। तो देखिए वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका Na2CO3.10H2O, ये आपका वाशिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र होता है। यानी इसमें सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ जो है ना पानी के जो है आपके 10 अणु जो ये आपके जुड़े होते हैं। और रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं, देखिए वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो आपका कहा जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए वाशिंग सोडा की जो प्रकृति है ना, एक आपका बेसिक यानी क्षारीय लवण है, जिसका पीएच मान जो है आपका 7 से अधिक होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए वाशिंग सोडा का जो उपयोग है ना, ये मुख्य रूप से जो है आपके कांच, साबुन और कागज उद्योगों में तथा पानी की अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए जो है ना आपके वाशिंग सोडा का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी एक आपका जो वाशिंग सोडा का आपका सही जो आपका कथन दिया गया था ना कि इसका जो रासायनिक सूत्र है ये आपका Na2CO3.10H2O होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले, जैसे कि ऑप्शन ए में इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट आपका दिया गया था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम होता है, तो देखिए ये जो आपका बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 का जो आपका रासायनिक नाम है ना कि आपका वाशिंग सोडा का, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी अगर ऑप्शन सी की बात करें तो अम्लीय लवण आपका दिया गया था। तो देखिए वाशिंग सोडा एक आपका क्षारीय लवण होता है, जो कि आपका क्षारीय जो लवण होता है ना, ये आपका लाल लिटमस पेपर को जो है ये आपका नीला जो आपका कर देता है। ऑप्शन डी में आपका पानी को कीटाणु रहित करना ये आपका दिया गया था। तो देखिए कीटाणु रहित करने के जो कार्य होता मतलब कि उपयोग है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र आपका CaOCl2 होता है, इसका उपयोग जो आपका किया जाता है। वाशिंग सोडा का जो उपयोग है ना केवल आपका पानी को आपका सॉफ्ट बनाने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत ही इजी सा आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि आपका द्रव्यमान यानी मास जो है ना ये आपका 0.15 kg है। आपका वेग जो है ये आपका मतलब कि वेलोसिटी जो है ये आपका 30 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी आपसे पूछा गया था, यानी काइनेटिक एनर्जी जो आपसे पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो है ½ mv², ये जो आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू आपका यहाँ पर 0.15 है, v² आपका 30 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे तो 1/2 आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 15 नीचे कितना आ जाए तो 100 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 900 आएगा, ठीक है। एक 2 शून्य से 2 शून्य आपके यहाँ पे कट गया तो 15। उसके बाद आपका जो है 15 नमा कितना होता तो आपको कैलकुलेट जब वो कर लेना था, यानी आपका यहाँ पे कितना आ रहा था तो 1/2 इंटू आपका 15 इंटू 9 आ रहा था निकल कर, तो 15 इंटू 9 कितना तो 135 आ जाएगा बाई 2। इसको डिवाइड करो तो कितना तो 7.5 जूल जो है ना ये आपका काइनेटिक एनर्जी जो आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी 67.5 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपसे काइनेटिक एनर्जी यानी आपका गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो ये आपका जूल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है ना मुख्य कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो है ना ये आपका राइबोसोम होता है, और मतलब कि राइबोसोम जो होती है ये आपके चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण ये आपका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो है ना ये आपका रफ यानी खुरदरा जो है आपका दिखाई देता है। और राइबोसोम जो होता है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण के जो है ये आपके मुख्य स्थल होते हैं। क्योंकि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है आपका राइबोसोम जो है आपका चिपका होता है यानी मौजूद होता है, इसलिए ये जो आपका सक्रिय रूप से जो है ना प्रोटीन के निर्माण और परिवहन में जो आपका भाग लेता है। और ये मतलब कि यहाँ बनने वाले प्रोटीन अक्सर जो है ना कोशिका का झिल्ली का हिस्सा जो आपके बनते हैं, या कोशिका से बाहर जो है स्रावी जो है आपके कर दिए जाते हैं। यानी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य कार्य है ना ये आपका क्या होता है तो ये आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए लिपिड का संश्लेषण ये कार्य आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर जो आपके राइबोसोम नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर ऊर्जा का उत्पादन ऑप्शन सी में आपका दिया गया था, तो देखिए ऊर्जा यानी एटीपी बनाने का जो कार्य है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। विषैले पदार्थों का विसरण जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया था, तो ये भी कार्य आपका मुख्य रूप से जो है ना सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी विशेष जो है ना यकृत या लीवर की कोशिकाओं में के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन और कार्बन डेंटिंग के संदर्भ में जो है ना कार्बन के किस गुण के कारण जो है C12 का उपयोग एक मानक यानी स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन 12 जो है ना कार्बन का सबसे सामान्य और आपका स्टेबल आइसोटॉप है, यानी स्थिर समस्थानिक है, और इसका आपका डीके यानी क्षय जो है ना ये आपका नहीं होता है। इसका कहने का अर्थ ये मतलब कि ये हुआ ना कि किसी जीव के मरने के हजारों साल बाद भी जो है ना इसके अवशेषों में आपके C12 की मात्रा उतनी ही रहती है जितना आपका जीवित अवस्था में था। और इसके अगर कार्बन डेंटिंग में हम C14 जो कि आपका एक रेडियोधर्मी है, और इसकी तुलना में अगर C12 अगर स्थिर यानी आपका जो स्टेबल आइसोटोप है इससे करते हैं ना, तो आपका जो C14 है ये समय के साथ जो आपका कम होते जाता है, और C12 जो है ना ये आपका स्थिर रहता है। और इन दोनों के अनुपात यानी रेशियो से आपके जीवाश्म मतलब कि जीवाश्म की आयु का जो है ना ये आपका पता लगाया जाता है। और प्रकृति में लगभग आपके 98.9% कार्बन C12 के रूप में ही जो है ये आपका पाया जाता है, जिससे ये आपका एक विश्वसनीय मानक भी जो आपका बन जाता है। और जीवाश्म ईंधन की बात कर ले तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों में जो है ना कार्बन का मुख्य घटक जो ये आपका C12 ही आपका होता है, क्योंकि लाखों वर्षों में C14 पूरी तरह से जो आपका समाप्त हो चुका है मतलब कि होता है। इसलिए इसका जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि जीवाश्म ईंधनों और कार्बन डेंटिंग के संदर्भ में कार्बन के किस गुण के कारण C12 का उपयोग जो है एक मानक के रूप में जो आपका किया जाता है, तो ये आपका इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये आपका एक स्थिर यानी स्टेबल आइसोटॉप है और इसकी मात्रा जो है ना समय के साथ आपका नहीं बदलता है, इसलिए जो इसका प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा C12 और C14 के अगर मुख्य अंतर की बात कर ले तो देखिए C12 आपका स्थिर यानी कभी खत्म आपका नहीं होता है, जबकि C12 जो है ना ये आपका रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मी है, और हर 5730 साल में जो है ना ये आपका आधा हो जाता है यानी हाफ लाइफ होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यदि 2 विलयनों यानी सॉल्यूशन को एक बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम में आपका मिलाया जाता है ना, तो उनके कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान की एक मौलिक सिद्धांत जो कि आपका क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर जो है आपका आधारित है, जिसे आपका एंटोनियो लेवेजियर के द्वारा जो है ना ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये आपका प्रतिपादित किया गया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या कहता है, तो देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो है आपके द्रव्यमान को आपका ना तो पैदा किया जा सकता है या फिर आपका ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपका कहता है। और इसके अगर क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय की बात कर ले तो देखिए चूंकि सिस्टम आपका बंद है, इसलिए ना तो कोई पदार्थ आपका बाहर जा सकता है और ना ही जो है बाहर से जो है ना कोई पदार्थ आपका अंदर आ सकता है। भले ही दोनों आपके विलयनों के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो जाए या फिर कोई नया पदार्थ बन जाए, फिर भी उनके जो आपके रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है ना उत्पादों के कुल द्रव्यमान के ही जो आपका बराबर रहेगा। यानी मिश्रण से पहले का कुल वजन और मिश्रण के बाद का कुल वजन हमेशा जो है ना ये आपका समान यानी इक्वल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए यदि आप 10 ग्राम नमक के घोल को जो है ना 20 ग्राम पानी में एक बंद जार में मिलाते हैं ना, तो अंतिम मिश्रण का जो कुल द्रव्यमान होगा ना ये हमेशा जो आपका 30 ग्राम ही जो आपको देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि आपका यदि 2 विलयनों को एक बंद निकाय में आपका मिलाया जाता है ना, तो उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें जो आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी द्रव्यमान जो होगा ये आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में जो है ये आपका अधिक क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात कर ले तो देखिए आपके जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है ना इसमें केवल आपका जो है ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि बहुत मजबूत और स्थिर होता है, जैसे कि आपका एल्केन का खुद सूत्र भी यहाँ पे दे सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर ले तो इसमें कम से कम जो है ना एक आपका डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि आपका एथीन या फिर एथाइन हो गया, इसका एग्जांपल जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। और पाई बॉन्ड की जो है ना इसमें आपका कमजोरी भी होती है, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है ना
एक आपका मजबूत सिग्मा बॉन्ड के अलावा आपका पाई बॉन्ड भी जो आपका होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है ना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड की तुलना में जो है ये आपका काफ़ी कमज़ोर होता है और आसानी से भी जो है आपका टूट जाता है। और इसके अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर ले, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात कर ले, तो देखिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले स्थान पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है ना, ये बहुत ही अधिक होता है, जो कि अन्य रासायनिक यानी आपके रिएजेंट्स को जो है हमला करने के लिए एक आसान साइट भी जो है ना ये आपका प्रदान करता है। और इसमें आपका मतलब कि एडिशन रिएक्शन, चूंकि इनके बॉन्ड आसानी से मतलब कि खुल सकते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी जो है ना ये आपके एडिशन रिएक्शन करते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजनीकरण हो गया। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल जो है ना आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, जो कि आपके काफ़ी धीमी जो है ये आपका होती है। यानी इससे आपका निष्कर्ष ये निकलता है ना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मौजूद कमजोर पाई बॉन्ड जो है ना उनके रासायनिक रूप से अस्थिर और अधिक सक्रिय जो ये आपके बनाते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड्स की उपस्थिति और उनमें मौजूद आपके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना ये आपके जो है ये मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान जो है ना सोडियम आयन यानी Na+ किस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और कैथोड पर कौन सी मतलब की प्रक्रिया होती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में जो है ना इलेक्ट्रोड और आयनों का व्यवहार जो है ये आपके निम्नलिखित सिद्धांतों पर आपका कार्य करता है। जैसे कि एक आपका ऑपोजिट अट्रैक्शन यानी विपरीत आकर्षण, जो कि आपका रसायन विज्ञान का सरल नियम है कि विपरीत आवेश जो है ना एक दूसरे को जो ये आपके आकर्षित करते हैं। और कैथोड ये जो आपका एक मतलब कि नेगेटिव यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड जो होता है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें आयनों की गति की बात कर ले तो ये सोडियम आयन जो है ना एक आपका जो है धनायन मतलब कि धनायन यानी कैटायन है, और धनात्मक होने के कारण ये आपका हमेशा जो है ना ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर ये आपका जो वो भागता है। और इसका याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि कैटोन गोज टू जो है ये आपका कैथोड होगा। जबकि जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं ना ये आपका एक एनायन होता है यानी आपका ऋणायन होता है, और ऋणात्मक होने के कारण जो है ना ये आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर जो ये आपका भागता है। इसके अलावा कैथोड पर आपका क्या होता है, तो ये कैथोड पर आपका रिडक्शन की प्रक्रिया यानी अपचयन की प्रक्रिया होती है, जहां आयन इलेक्ट्रॉन जो आपके ग्रहण करते हैं। और जलीय विलयन में हालांकि Na+ कैथोड की ओर जो है ना ये आपका जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की उच्च रिएक्टिविटी के कारण अक्सर यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन गैस जो है आपका मुक्त होता है। यानी Na+ जो धनायन होते हैं ना ये आपका मतलब कि जो कैथोड है ये आपका Na+ है जो कि धनायन यहाँ जाता है, और एनोड जो ये आपका OH- है जो कि आपका ऋणायन यहाँ जो है आपका जाता है। तो ये आपका कैथोड Na वाला जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, आप जब क्वेश्चन देखोगे ना यहाँ पर यानी कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है आपसे पूछा गया था, तो Na+ कैथोड की ओर जो है ना आपका जाती है, ये जो आपका मतलब की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ मुख्य रूप से जो है ना किसके द्वारा सरल घटकों में आपके विघटित या फिर अपघटित होते हैं, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये बायोडिग्रेडेबल की अगर परिभाषा की बात कर ले तो ये जैव निम्नीकरणीय आपके वे पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है जैविक रूप से जो आपके नष्ट किए जा सकते हैं। और जब कोई जैविक कचरा जैसे कि आपका फलों के छिलके हो गए, कागज या फिर लकड़ी या फिर आपका मिट्टी में जाता है ना, तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव उन पर जो आपके कार्य करते हैं, और ये जीव जो आपके विशिष्ट एंजाइम छोड़ते हैं जो कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो है ना सरल अकार्बनिक पदार्थों में जो आपके तोड़ देते हैं। यानी आपका बायोडिग्रेडेबल पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा आपका सरल घटकों में विघटित या फिर अपघटित होते हैं, तो ये आपके सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक के कारण जो आपके होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके विपरीत अगर आपसे नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी आपका जो है मतलब कि अजैव निम्नीकरणीय के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए आपका जो है प्लास्टिक हो गया, कांच या फिर कुछ धातुएं सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है ना ये आपके विघटित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका कहा जाता है, क्योंकि आपके सूक्ष्म जीवों के पास जो है ना उन्हें तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम जो ये आपका नहीं होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देखने को मिला था कि 17 जनवरी 2026 को आयोजित 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में जो है ना सर्वश्रेष्ठ यूरोपियन निर्देशक यानी बेस्ट यूरोपियन डायरेक्टर का जो पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका
2026 में आयोजित 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में जो है ना योआकिम ट्रायर को जो है ये आपकी उनकी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए जो है ना इन्हें आपका सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय निर्देशक का पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो योआकिम ट्रायर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि रक्तचाप मापने के लिए जो है ना ऑस्लिमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो प्रयोग है ना आपका मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आपके स्टेथोस्कोप की आवश्यकता आपका नहीं होती है और ये आपका स्वचालित उपकरणों के लिए भी जो है ना ये आपका उपयुक्त जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पौधे में जल और खनिजों को जो है ना आपके ऊपर की ओर यानी अपवर्ड डायरेक्शन संवहन जो है मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जाइलम जो होता है ना एक आपका जटिल अस्थायी होता है यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है और इसका जो मुख्य कार्य है ना ये जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवणों को जो है तने और पत्तियों तक ऊपर की ओर जो है यानी अपवर्ड डायरेक्शन तक जो है ये आपका पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो होता है एक आपका अनडायरेक्शनल फ्लो यानी एक दिवसीय प्रवाह होता है। यानी जाइलम में जो परिवहन है ना हमेशा जो है एक ही दिशा में होता है, जैसे कि नीचे से आपका जड़ों से ऊपर पत्तियों को जो है ये आपका होता है और इसमें आपका जो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है यानी पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण के कारण जो है ना एक खिंचाव आपका उत्पन्न होता है जो जाइलम के माध्यम से जो है ना पानी को ऊंचे पेड़ों की चोटी तक चढ़ने में भी जो है आपका मदद करता है। और जाइलम और फ्लोएम के अंतर की बात कर ले तो देखिए फ्लोएम जो है ना इसके विपरीत फ्लोएम जो है पत्तियों से बने भोजन को जो है ना पौधे के सभी भागों तक यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है आपका पहुंचाता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि पौधे में जल और खनिजों को ऊपर की ओर यानी अपवर्ड डायरेक्शन संवहन मुख्य रूप से जो है ना किसकी सहायता से होता है, तो ये आपका जाइलम की सहायता से होता है। तो ऑप्शन बी जाइलम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके की कंपोनेंट्स यानी मुख्य घटक की बात कर ले जाइलम के बारे में तो देखिए ट्रैकेट्स और वाहिकाएं जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है पानी के संवहन के लिए आपका जिम्मेदार ट्यूब जैसी संरचनाएं होती है और जाइलम जो है पैरेन्काइमा और जाइलन फाइबर ये आपका सहायता और मजबूती जो आपके प्रदान करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना एक स्थिर दीवार को आपका पुश यानी धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता है तो भौतिकी के अनुसार किया गया जो कार्य होगा ना यानी वर्क डन जो होगा ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान में कार्य होने के लिए 2 चीजों का होना अनिवार्य है। एक आपका बल यानी फोर्स और उस बल की दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होना जरूरी है। और इसका आपका सूत्र सिंपल से क्या होता है मैथमेटिकल में, तो W=F × D × cos थीटा जो है ये आपका सिंपल सा जो आपका सूत्र होता है। जहां पर W आपका कार्य होता है, F आपका लगाया गया बल होता है और D जो होता है ना ये आपका विस्थापन होता है। तो व्यक्ति जो आपका क्या मतलब कि दीवार पर बहुत अधिक बल लगा रहा है लेकिन दीवार जो है आपका स्थिर है, इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ये आपका क्या होगा तो शून्य होगा। चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आपका शून्य है तो इस सूत्र के अनुसार अगर आपका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ही शून्य हो गया तो आपका क्या होगा कि आपका वर्क डन भी जो होगा ना वो आपका मतलब कि 0 ही हो जाएगा। भले ही व्यक्ति आपका मतलब कि थक जाए और उसकी ऊर्जा खर्च हो जाए लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से दीवार पर किया गया जो कार्य होगा ना वो आपका शून्य ही माना जाएगा क्योंकि दीवार ने अपनी स्थिति जो है आपका नहीं बदली है। क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका शून्य हो रहा है इसलिए आपका वर्क डन भी जो होगा ना ये आपका शून्य होगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी में आपका शून्य दिया गया तो ऑप्शन सी शून्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आप क्विक फैक्ट्स जो वो जरूर जान लीजिए यानी याद रखने योग्य आप तथ्य जरूर जान लीजिए। जैसे कि कार्य आपका कब धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होना तब आपका जो कार्य होगा ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। कार्य आपका शून्य कब होता है तो ये तो मैंने आपको बता दिया जब विस्थापन आपका शून्य हो और बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है ना आपका 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हो। जैसे कि कुली द्वारा सिर पर बोझ उठाकर चलना, इसमें भी जो किया गया कार्य होगा ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये आपका शून्य ही जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो मतलब कि आपका कार्य जो है ना आपका निगेटिव कब होता है तो देखिए जब बल और विस्थापन जो है ऑपोजिट दिशा में आपका कार्य करेगा यानी 180 डिग्री में अगर आपका कार्य करता है तो आपका जो वो निगेटिव होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ आता है कि उत्तराखंड के कौन से 2 जिले जो है ना हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के 2 जिले जो है ना हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये जिले कौन से है तो एक तो आपका उत्तरकाशी और दूसरा जो है ये आपका देहरादून है। और हिमाचल प्रदेश के जिले की बात कर ले तो देखिए दूसरी और हिमाचल प्रदेश के 3 जो जिले है ना आपका सिरमौर हो गया, शिमला और किन्नौर, ये तीनों जिले जो है ना उत्तराखंड की सीमा से जो आपके लगते हैं। और प्राकृतिक सीमा की बात कर ले तो देखिए टोंस नदी
इन दोनों राज्यों के बीच जो है ना एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, जो मुख्य रूप से जो है ना उत्तरकाशी और देहरादून जिलों से होकर जो आपके बहती है। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तरकाशी जो है ये आपका हिमाचल के शिमला और किन्नौर जिलों से जो है ये आपका लगता है। देहरादून की बात कर ले तो आपका हिमाचल के सिरमौर और शिमला जिलों से जो है अपनी सीमा साझा जो आपका करता है। तो उत्तरकाशी और देहरादून किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मीथेन और ऑक्सीजन के पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबशन में मुख्य रूप से जो है ना आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मीथेन जो कि आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका माना जाता है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में आपका जलता है ना, तो ये जो आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो आपका होता है, और इसमें बड़ी मात्रा में जो है ना आपका ऊर्जा यानी गर्मी और प्रकाश जो है ये आपका मुक्त होती है। अगर केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण की बात कर ले तो देखिए मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प जल जो है ना ये आपका वाष्प के रूप में जो है आपका निकलता है। तो प्रोडक्ट ही आपसे पूछा गया था। इसके अलावा अगर इनकम्प्लीट कंबशन यानी अपूर्ण दहन की बात कर ले तो देखिए यदि आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम आपका हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर आपका कार्बन ब्लैक यानी कालिक जो है ना ये आपका बनता है। लेकिन यहाँ पर आपका कंप्लीट कंबशन जो आपसे पूछा गया था तो प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो आपका बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मीथेन का दहन जो है ना घरों में खाना पकाने यानी एलपीजी, सीएनजी और बिजली संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का जो है ना एक प्रमुख स्रोत भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन जैसे कि सभी हाइड्रोकार्बन जैसे आपके प्रोपेन और ब्यूटेन हो गए ना, ये जलने पर हमेशा जो है आपका प्रोडक्ट जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही जो है आपका बनाता है। और इस अभिक्रिया में लगभग जो है ना 891 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो है ये आपका निकलती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन बच्चों द्वारा मुझे मैथ से देखने को मिला था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना आपका x है, उस पर 50% की छूट दी गई है, फिर आपका 64% आपका वैट लगाया गया है और अंततः उसे 287 रुपये में जो है ना आपका बेचा गया है। तो x का मान पूछा गया था कि क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले छूट के बाद मूल्य का मतलब कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए अंकित मूल्य x पर आपका 50% की छूट जो आपका दिया गया था, इसका अर्थ ये हुआ ना कि वस्तु अब अपने मूल्य के जो है आधे पर जो आपका उपलब्ध होगा। तो इससे इक्वेशन आपका क्या निकल कर आएगा कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो x इंटू 1 - 50/100 जो आपका निकल कर आएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका 0.5x जो है ये आपका सॉल्व करने के बाद आपका निकल कर आएगा। और वैट लगाने के बाद आपका मूल्य कितना है, तो देखिए छूट के बाद वाले मूल्य पर जो है ना आपका 64% वैट जो आपका लगाया गया है। तो वैट हमेशा मूल्य में जो है ना ये आपका जोड़ा जाता है। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा ये आपका इक्वेशन में कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 0.5x इंटू 1 + 64/100 जो आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, तो इसको आप सॉल्व कर लेना अंदर वाले को। तो 0.5x अंदर वाले को सॉल्व करेगा तो 1.64 जो आपका निकल कर आएगा। तो फाइनल जो आपका सेलिंग प्राइस है ना ये आपका 0.82x जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो वो निकाल लेंगे। तो 0.82x इक्वल टू आपका 287 होगा, क्योंकि अंतिम जो आपका विक्रय मूल्य था ये कितना दिया गया था आपका क्वेश्चन में 287 रुपये जो आपका दिया गया था। तो यहाँ से x का वैल्यू इजीली जो आपका निकल कर आएगा 287/0.82। तो पॉइंट जब हटाओगे तो ऊपर में आपका कितना, तो 100 आपका जो वो चला जाएगा। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 82 में 28,700 को भाग दोगे तो ये आपका 350 जो आपका निकल कर आएगा। यानी x का जो वैल्यू ये आपका 350 जो आपका निकल कर आएगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो 350 ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और मैथ से मिला था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 11% को 2 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस है ना ये आपका 371 है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो आप सॉल्यूशन के साथ इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका जो प्रिंसिपल है ना वो कितना होगा। और मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर आपका पास प्रो का सेल आज से आपका शुरू हो गया, 19 से 20 फरवरी तक आपका चलेगा। तो आप कूपन कोड STY4 जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है मेरा मदद करने का। तो STY कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री में भी PDF उपलब्ध कराता हूं। तो प्लीज इतना तो आप कर ही सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम से अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन जो वो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो वो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।